26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी पानी के रास्ते से रात 9 बजे कराची से मुंबई में घुस जाते हैं। और दसों के हाथ में AK-47 होती है और बैग में बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स होते हैं। और अंधाधुंध लोगों पे ये गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और हैंड ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देते हैं। और जगह जगह पे बॉम्ब भी फिट करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते 166 लोगों की जान ले लेते हैं और 300 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। और रातों रात मुंबई को, इन्हें पूरे भारत को हिला के रख देते हैं। तो हाँ, आज हम बात करेंगे 26/11 मुंबई अटैक की, वो भी डिटेल में। तो क्या होता है कि 22 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी बोट में बैठ के सुबह 7 बजे कराची से निकलते हैं। और लगभग 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद वो अल हुसैनी नाम की एक शिप में क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें 7 उनके पहले से ही लीडर उनका वेट कर रहे होते हैं इस शिप में बैठ के। फिर उसके बाद क्या होता है कि लगभग एक दिन का समय जाता है और 23 नवंबर 2008 को ये 10 आतंकवादी जो है और 7 लीडर एक इंडियन बोट को देखते हैं दोपहर 12 बजे, 23 नवंबर 2008 को। और इस इंडियन बोट का नाम होता है कुबेर, जिसमें 5 पहले से ही लोग बैठे होते हैं, जिसमें से 4 पैसेंजर होते हैं और एक होता है जो चला रहा होता है, जिसका नाम अमर सिंह होता है। अब ये लोग उसको इशारा करते हैं अपनी तरफ बुलाने के लिए। फिर वो आता है और फिर उसके बाद ये लोग तुरंत क्या करते हैं, बोट, इंडियन बोट को हाईजैक कर लेते हैं और बुरी तरह से मार पीट के ये जो 4 पैसेंजर होते हैं बोट के, उनको अल हुसैनी नाम के शिप में क्या करते हैं, उसी अपने वाले शिप में ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं। और 10 आतंकवादी बोट, इंडियन बोट में बैठ जाते हैं और अमर सिंह जो बोट चला रहा होता है वो भी उसको जबरी करके मुंबई की तरफ चलने को कहते हैं। अब ये जब शिफ्ट होते हैं 10 आतंकवादी, तो क्या करते हैं कि वो कुछ राशन के सामान भी क्या करते हैं, रख लेते हैं बोट में। और ये 10 आतंकवादी एक बहुत बड़ा बड़ा बैग टांगे होते हैं, जिसमें AK-47 होती है। फिर उसके बाद बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स होते हैं, पिस्टल होते हैं, सैटेलाइट फोन होते हैं, GPS होते हैं। और एक रबर बोट भी क्या करके ये लोग अपने इंडियन बोट में शिफ्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है कि 23 नवंबर 2008 को दोपहर 12 बजे ये लोग चलना शुरू करते हैं, मुंबई की तरफ चलना शुरू करते हैं। मुंबई की तरफ जब ये लोग चलते हैं तो लगभग 3 दिन का समय लेते हैं। 3 दिन का समय लेने के बाद ये लोग मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे बोट से आ जाते हैं। अब इसमें 10 आतंकवादी क्या करते हैं, अपने लीडर, जो शिप में लीडर इनका था, 7 लीडर होते हैं इनके, उनको कॉल करते हैं, कहते हैं कि हम लोग मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पे आ चुके हैं, अब हम लोग क्या करें। तो वो लीडर बोलता है कि जो बोट, इंडियन बोट में 4 पैसेंजर थे जिनको ये लोग मार पीट के शिप में शिफ्ट किए होते हैं, उनको ये लोग लीडर मार चुके हैं, इसलिए तुम भी अमर सिंह जो बोट चला रहा होता है उसको मार दो। तो ये लोग क्या करते हैं, अमर सिंह जो बोट चला रहा होता है उसको मार देते हैं। उसको मार के इसी बोट में क्या करते हैं, उसकी डेड बॉडी रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक रबर बोट निकालते हैं जिसमें ये लोग हवा भरते हैं और रबर बोट पे क्या करते हैं, 10 आतंकवादी शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस बोट को यहीं छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, लगभग 26 नवंबर 2008 को शाम के 4 बजे रबर बोट मुंबई की तरफ चलना शुरू करता है। और लगभग अब उस बोट में ये 10 आतंकवादी प्लान बनाते हैं कि कैसे कैसे ये लोग अंजाम देंगे अटैक को। तो इसमें क्या करते हैं कि जो 10 आतंकवादी थे उसमें एक आतंकवादी था इस्माइल खान, जो कि लीडर था। ये इन्हीं 9 आतंकवादी का लीडर था इस्माइल खान। टोटल 10 आतंकवादी थे लेकिन इस्माइल खान इसमें लीडर था। अब इस स्पीड बोट में, जब रबर बोट में ये लोग बैठे रहते हैं मुंबई की तरफ चलते हैं शाम 26 नवंबर 2008 को शाम 4 बजे, तो ये इस्माइल खान बताता है ये लोगों को प्लान कि कैसे कैसे हम लोग अंजाम देंगे इस घटना को। तो ये इस्माइल खान बताता है कि सबसे पहले हम लोग जैसे ही पहुंचेंगे तो अजमल कसाब जो है और इस्माइल खान, ये लोग CST स्टेशन पे जाएंगे टैक्सी पकड़ के और वहां अटैक करेंगे। और जावेद और हाफिज अरशद जो है वो ताज होटल जाएंगे टैक्सी पकड़ के। और इमरान बाबर और नासिर जो है वो नरीमन हाउस जाएंगे पैदल, क्योंकि नरीमन हाउस जो है वो बिल्कुल पास था यहाँ जहां से ये लोग जहां इनको उतरना था। अब फिर उसके बाद बताता है कि नजीर अहमद और शोएब जो है वो भी टैक्सी लेके जाएंगे लियोपोल्ड कैफे। और लास्ट में जो पेयर बचेगा, फहाद उल्लाह और अब्दुल रहमान, ये उसी बोट में बैठ के ही
ओबरॉय होटल जाएंगे। यानी कि ये दो जो आतंकवादी हैं ये नहीं उतरेंगे, ये ओबरॉय होटल जाएंगे पानी के रास्ते से ही। तो ये सारा प्लान ये लोग स्पीड बोट में, इस्माइल खान जो है वो पहले से ही ये लोगों को समझा देता है कि अब ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे। तो क्या होता है, 26 नवंबर 2008 को रात के 9 बजे ये लोग क्या होते हैं, ये पहुंच जाते हैं। ये बधवार पार्क नाम का मुंबई में एक जगह था, वहां पे ये लोगों का स्पीड बोट आके रुकता है और ये लोग रात के 9 बजे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ एक फिशरमैन कॉलोनी थी, वहां पहुंचते हैं ये लोग। अब जैसा इस्माइल खान ने बोला था वैसा ये लोग करते हैं। 8 लोग उतर जाते हैं, 2 लोग फहादुल्ला और जो एक और था वो दोनों क्या करते हैं, बोट में बैठे रहते हैं, जिनको ओबराय जाना था वो बैठे रहते हैं। अब 8 लोग उतर जाते हैं। अब ये लोग उतरते हैं तो एक क्या होता है कि भरत तमोरे नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो ये इसी कॉलोनी में रहते हुए हैं, वो इनको देख लेते हैं उतरते हुए। अब ये लोग बहुत बड़ा बड़ा बैग टांगे थे और उस टाइम पे बहुत ज्यादा मुंबई में अटैक उटैक हो रहे थे, तो उनको शक हो जाता है ये लोगों पे। तो वो इन लोगों से पूछते हैं, 10 आतंकवादियों से, कि तुम लोग कहाँ उतरे। 8 थे, 2 थे इस बोट में। अब इन लोग से पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम लोग हो कौन। तो ये लोग बोल देते कि हम लोग स्टूडेंट हैं, और एक और चिल्ला के बोलता है कि तुमसे क्या मतलब, तुमको क्या करना है, तुम अपना काम करो, भरत मोरे को। फिर भी ये इनको शक होता है और ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, पुलिस को कह देते हैं कि बोट से 8 लोग उतरे हैं और बड़ा बड़ा बैग टांगे हैं। पर पुलिस इस चीज को सीरियस नहीं लेती और वो ये भी बताते कि 2 जो है जिस रास्ते से ये लोग आए हैं उसी रास्ते पे वापस जा रहे हैं। पुलिस सीरियस नहीं लेती। ये भी क्या है, अब कोइंसिडेंस देखो कि ये 10 आतंकवादी जो प्लान बनाए थे अटैक करने का, उसमें ताज होटल भी एक था और ये नाइट ड्यूटी पे ताज होटल में ही जा रहे होते भरत तोमोरे। तो क्या होता है कि नाइट ड्यूटी जब ये करने जाते हैं, अब यहाँ तो ये भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पुलिस नहीं सीरियस ले रही तो कुछ नहीं हुआ होगा, तो ये चले जाते हैं। पर इनके दिमाग में रहता, पर ताज होटल में अब ये नाइट ड्यूटी जब करने जाते हैं तो जिसमें से 4 आतंकवादी जो थे, इनसे ताज होटल में इनसे मुलाकात होता है, जो कि एकदम लगातार लोगों को मार रहे होते हैं। तो इनको बड़ा पछतावा होता है कि काश पुलिस आ जाती और ये सब उसी टाइम पर रुक जाता, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये अटैक ऐसे हो जाता है। अब हम एक बार फिर से रिपीट कर दे कि क्या ये लोगों का प्लान था बधवार पार्क पे उतरने का। तो रात 9 बजे मुंबई में 26 नवंबर 2008 को ये 10 आतंकवादी यहाँ पहुंच जाते हैं। तो बोट जो होती है स्पीड बोट, उससे सिर्फ 8 आतंकवादी उतरते हैं, 2 नहीं उतरते। अब ये लोगों का प्लान क्या है, यहाँ से ये लोगों का प्लान है कि ये 10 आतंकवादी हैं, अब ये 5 ग्रुप में डिवाइड होंगे, 2-2 करके। अजमल कसाब और इस्माइल खान जो हैं वो 2 में हो जाएंगे, फिर जावेद और हाफिज ऐसे से करके 2 में हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करना था ये लोगों को कि कसाब और इस्माइल खान जो है वो सबसे पहले टैक्सी लेके वो रेल टर्मिनस जाएंगे और वहां पे अटैक करेंगे। फिर उसका जावेद और हाफिज जो है वो ताज होटल जाएंगे टैक्सी लेके, वहां अटैक करेंगे। और नासिर और इमरान बाबर जो है वो नरीमन हाउस जाएंगे। पर वो नरीमन हाउस जो है, ये मुंबई चाबद हाउस जो है, चाबाद हाउस जो है वही नरीमन हाउस है, वो क्या है वहां जाएंगे। पर ये पास था जहां ये लोग उतरे थे, बधवार पार्क के पास, इसलिए ये लोग पैदल ही जाएंगे। और नाजिर अहमद और शोएब जो है वो जाएंगे लियोपोल्ड कैफे के पास टैक्सी लेके। और जो लास्ट पेयर बचेगा फहादुल्ला और अब्दुल रहमान का, ये लोग बोट में ही रहेंगे, ये उतरना नहीं है। ये लोग ओबरॉय होटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि पानी के रास्ते से ओबरॉय होटल जाना आसान था, पास था, इसलिए ये लोग ये प्लान बनाते हैं। अब ये सारा प्लान ये लोग बनाते हैं। अब ये लोगों का प्लान था कि ये लोग 5 जगह पे लोगों को अटैक करना था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो स्टेशन है, जिसका नाम अभी ये है, पहले वीटीएस स्टेशन था। और ताज होटल में ये लोगों को अटैक करना था, और लियोपोल्ड कैफे पे अटैक करना था, और मुंबई नरीमन हाउस या चाबाद हाउस पे और ओबरॉय पे। ये 5 प्लेस ये लोगों ने टारगेट बनाया था अटैक करने के लिए। अब क्या होता है यहाँ से अब ये होता है कि सबसे पहले जो पहली जोड़ी थी नाजिर अहमद और शोएब की, अब क्या होता है कि जहां ये लोग उतरे थे 9 बजे ना, तो ये लोग सारे जो 5 पेयर था 2-2 करके, ये सारे लोग अपने अपने टारगेट पे लगभग 9:30 बजे पहुंच जाते हैं और एक साथ सारे लोग अपने टारगेट पे अटैक करते हैं। ये 9:30 से 10 के बीच में सारे जो 2-2 का पेयर था, 5 पेयर, वो सारे अपने अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है कि अब एक ही टाइम पे ये हर जगह हो रहा था, तो एक स्टेप बाय स्टेप हम हर एक जगह पे ये लोग क्या करते हैं ये समझाएंगे। तो सबसे पहले नाजिर अहमद और शोएब,
ये 9:30 बजे निकलते हैं बधवार पार्क से टैक्सी लेके, 9:30 लियोपोल्ड कैफे के पास पहुंचते हैं। अब जब ये लोग टैक्सी लेते हैं तो क्या करते हैं, ये लोग जब टैक्सी लेते हैं बधवार पार्क से जहां ये लोग उतरे थे बोट से, तो ये लोग लियोपोल्ड कैफे की तरफ टैक्सी लेने के बाद टैक्सी में बम भी फिट कर देते हैं। और जो बम होता है वो इनको पहले टैक्सी लियोपोल्ड कैफे पे उतार देता है, ये दोनों आतंकवादियों को गेट के सामने लगभग 9:30 बजे उतार देता है। और उसके एक टैक्सी फिर निकल जाता है और किसी और लोगों को बैठाता है। और वो लगभग 1 घंटे बाद मझगांव एक जगह थी, वहां पे जाके क्या होता है, टैक्सी में बम ब्लास्ट होता है। जितने लोग बैठे थे टैक्सी में वो मारे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोग अपना यहाँ पे अटैक करना शुरू करते हैं। अब पुलिस कंफ्यूज हो गई थी वहां अटैक पे, तो ये लोग यहाँ पे अटैक कर पाते, इसलिए ये लोग ऐसा प्लान बनाते हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों आतंकवादी जो है वो लियोपोल्ड कैफे को क्यों टारगेट किए थे, क्यों ये लोग किए थे, क्योंकि लियोपोल्ड कैफे जो था वो बहुत ही फेमस था और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे इस कैफे में। इंडियंस भी आते थे पर फॉरेनर्स ज्यादा होते थे, तो इसलिए ये लोगों का क्या प्लान था कि जितने ज्यादा फॉरेनर्स को मारेंगे उतना ज्यादा इंडिया की बाहर निगेटिव इमेज बनेगी, जिससे ये लोगों का प्लान और ज्यादा सक्सेस हो जाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इस जगह को चुनते हैं। अब क्या होता है, 9:30 बजे ये लोग अंदर कैफे के अंदर घुसते, बहुत सारे लोग क्या करते रहते, अपना कोई खाना खा रहा था, कोई बच्चा था, कोई औरत थी, तो ये लोग कुछ ये सब देखते नहीं है। AK-47 दोनों निकालते हैं और अंधाधुंध लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और हैंड ग्रेनेड भी फेंकना शुरू कर देते हैं और एकदम जल्दी जल्दी करते हैं, सभी को मार देते हैं। एकदम लगभग 11 लोगों को मार देते हैं ये लोग तुरंत तुरंत में और 28 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। फिर उसका जैसे ही ये लोगों को मारते हैं वैसे ही पुलिस आए हुए, इससे पहले ही ये लोग क्या करते हैं, लियोपोल्ड कैफे से ताज होटल की तरफ ये लोग तुरंत भाग जाते हैं। क्योंकि ताज होटल जो है लियोपोल्ड कैफे से लगभग 500 मीटर की दूरी पे था, मतलब लगभग 5 मिनट में पहुंच जाते। तो ताज होटल ये लोग क्या करते हैं, झट से पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अटैक करने के बाद जहां दो आतंकवादी पहले से ही पहुंच चुके थे, वहां पे अब ये लोग लियोपोल्ड कैफे पे अटैक करके पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे अटैक की, जहां ये लोग कसाब और इस्माइल खान टैक्सी लेके पहुंचते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है, जिसका नाम यहाँ VST स्टेशन हो गया, इसका नाम पहले VTS स्टेशन था। अब क्या होता है कि ये लोग यहाँ पहुंचते हैं। अब ये लोग भी टैक्सी से जाते हैं, तो जिस टैक्सी में जाते हैं उस टैक्सी में ये लोग क्या करते हैं, बम फिट कर देते हैं और बम जो है ब्लास्ट हो जाता है टैक्सी में। विले पार्ले कहीं की जगह थी, वहां पे क्या होता है, बम ब्लास्ट होता है। जितने लोग भी टैक्सी में बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, मारे जाते हैं। अब ये लोगों को जब टैक्सी उतारते हैं उसके 1 घंटे बाद ही टैक्सी में बम ब्लास्ट होता है। अब क्या होता है, 9:30 बजे ये लोग स्टेशन के गेट के सामने पहुंच गए थे। स्टेशन में कोई बच्चा था, कोई प्रेग्नेंट औरत थी, सब अपना फैमिली के साथ थे और इंतजार कर रहे होते हैं ट्रेन आने का। पर ये लोग क्या करते हैं, 9:30 बजे एंट्री लेते हैं और बिल्कुल 2 AK-47 निकालते हैं और कुछ भी नहीं देखते, छोटा बड़ा कौन है, बच्चा कौन है, औरत क्या है, अंधाधुंध लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और हैंड ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देते हैं। ये देखो अजमल कसाब की ये फोटो भी इसमें CCTV में आ जाती है। देखो ये यहाँ पे ये कलावा भी बांधा है, ये कलावा इन लोगों को बांध के भेजा गया था, जिससे कि ये लोग क्या लगे कि ये लोग क्या हैं, इंडिया के ही हैं और हिंदू हैं, जिससे ये लोगों पे शक ना हो, पाकिस्तान की तरफ शक ना जाए। तो इसलिए क्या हो रहा था, इसको कलावा भी बांध दिया जाता है, ये इसकी इमेज है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जब बहुत सारे लोगों को मारने लगते हैं ये लोग, तो पुलिस आ जाती, पुलिस जो भी स्टेशन पे होती है पुलिस, वो इन लोगों को टैकल करने के लिए आगे आती है। तो पुलिस टैकल करने आती है पर पुलिस इन लोगों से जीत नहीं पाती है, पुलिस भी बहुत मारी जाती है। तो क्या होता है कि ये लोग अंधाधुंध लोगों पे गोलियां चलाए जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। तो इसलिए ये जो विष्णु दत्ता राम थे, रेलवे अनाउंसर, ये अनाउंस करना शुरू कर देते कि जितने लोग भी पैसेंजर हैं स्टेशन में, वो जल्द से झट करके स्टेशन छोड़ के चले जाएं, यहाँ अटैक हो गया। और ये लगातार अनाउंस करते रहते हैं जब तक कि ये लोग क्या करते हैं, अटैक करते रहते हैं। अब इससे ये दोनों जो है गुस्सा जाते हैं और इनके शीशा के पास ही गोली चला देते हैं, जिससे इनकी जान नहीं जाती, ये बच जाते हैं। पर क्या होता है कि ये इनको खतरा आ जाता है। क्या होता है, पर फिर भी ये नहीं रुकते, ये लगातार अनाउंस करते रहते हैं कि सब लोग पैसेंजर जितने भी हैं स्टेशन में, वो छोड़ के स्टेशन चले जाए। पर ये लोग रुकते नहीं, पूरी तरह से हैवानियत अपना दिखाते हैं। 166 लोगों की जान,
58 लोगों की जान ले लेते हैं, 58 लोगों की जान ले लेते हैं और 104 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। और रेलवे स्टेशन जो है ना, वो पूरी तरह से खून खून कर दिए थे। ये लोग घबराए नहीं, ब्रेन वॉश थे, इतना मार रहे थे लोगों को, बच्चों को नहीं देख रहे थे, मार दे रहे थे गोली। प्रेग्नेंट औरत थी, उसको मार दे रहे थे, बम पटक दे रहे थे, किसी के ऊपर ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड फेंक दे रहे थे। तो ये लोग रुक नहीं रहे थे, पूरी तरह से अपना हैवानियत दिखा लेते। बकायदा जब मार और लेते हैं तो ये लोग स्टेशन से निकलते हैं। फिर उसके स्टेशन से जब निकलते तो जो पुलिस जो भी थे स्टेशन के अंदर, वो लोग तुरंत लाइट ऑफ करते हैं और स्टेशन को अंदर से लॉक कर लेते हैं। बेचारे डर जाते हैं, लॉक कर लेते हैं। फिर उसका जब ये लोग स्टेशन से निकलते हैं ना, 9:30 ये लोग घुसे थे और 9:45 पे 1 घंटा 15 मिनट तक ये लोग बुरी तरह से लोगों को मारते हैं, फिर निकल जाते हैं। फिर निकलने के बाद जितने भी लोग रास्ते में थे ना, उनको भी ये लोग मारना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस को जब स्टेशन से कॉल जाता है कि पुलिस बहुत ज्यादा हम लोग को जरूरत है, यहाँ अटैक हो गया है, तो पुलिस आती है। अब जब पुलिस आती है तो पुलिस से इन दोनों के बीच थोड़ा नोक झोंक होता है, पुलिस से गोलीबाजी होता है। फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से तुरंत भागते हैं कामा हॉस्पिटल के पास। कामा हॉस्पिटल लगभग 300 400 500 मीटर की दूरी पे था स्टेशन से। वहां ये लोग भागते हैं पुलिस को चकमा देके। अब इसके अंदर चले जाते हैं। अब थोड़ी बहुत गोली वोली जब पुलिस और इन दोनों के बीच चलती है नोक झोंक में, तो ये लोगों को कामा हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर थे, नर्स थे, ये लोगों को पता चल जाता है। और वैसे भी कॉल से भी पता चल जाता है कि लियोपोल्ड कैफे पे अटैक हो चुका है और यहाँ भी अटैक चल रहा है, तो उन लोगों को पता चल जाता है। जिसके कारण वो लोग पूरे हॉस्पिटल की लाइट ऑफ कर देते हैं और लॉक कर देते हैं गेट पूरी तरह से, जिससे ये लोग क्या करते हैं, किसी की जान नहीं ले पाते, ये लोगों को हॉस्पिटल से निकलना पड़ता है। अब हॉस्पिटल से ये लोग निकल जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोगों को एक और पुलिस ऑफिसर की गाड़ी आती है, जिसमें 7 पुलिस ऑफिसर बैठे होते हैं। गाड़ी आती है और ये लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं। अब ये लोग यहाँ खड़े रहते हैं, छुप के खड़े रहते हैं। जैसे ही पुलिस ऑफिसर की गाड़ी रहती है, AK-47 रहता ही है, ग्रेनेड भी रहता है, ये लोग धड़ाधड़ उन लोगों पे क्या करते हैं, गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब गोलियां जब चलाते तो 7 में से 6 ऑफिसर मर जाते हैं। अब 6 ऑफिसर मर जाते, एक अरुण जादव का नाम से एक ऑफिसर जिंदा रहते हैं, वो पीछे बैठे रहते हैं। इन लोगों को लगता है कि मर चुके हैं, पर वो जिंदा रहते हैं। अब ये लोग मारने के बाद उनको, उनकी बॉडी को निकालते हैं और उनकी जो कार थी उसमें ये लोग बैठ जाते हैं। अब जो पीछे वाले 4 ऑफिसर बैठे थे उनको ये लोग नहीं निकालते, जिसमें अरुण जादव सिर्फ जिंदा थे, 3 लोग मर चुके थे। और जो आगे 3 ऑफिसर बड़े अधिकारी ऑफिसर बैठे थे उनको निकाल दिया जाता है, लेकिन पीछे वालों को नहीं निकालते, जिसमें से अरुण जादव जिंदा होते हैं। अब ये लोग यहाँ से क्या, ये लोगों का प्लान था, अब था क्या कि इन लोगों के जो ये लोग प्लान बनाते हैं पाकिस्तान में, तो इन लोगों को बोला जाता है कि CST स्टेशन पे ये पेयर अटैक करेगा, फिर उसका ये तुरंत मालाबार हिल पे जाके अटैक करेगा। मालाबार हिल जो है वो बहुत ज्यादा बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन और मिनिस्टर का वहां पे घर था, वहां पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, तो इसलिए VIPs का था वहां पे रेजिडेंस, तो इसलिए वहां पे ये लोग टारगेट। अब इन लोगों का प्लान था कि वहां पे क्या करेंगे, किसी के घर में घुस के किसी को बंदी बना लेंगे। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, भारत सरकार से कनेक्ट करके बोलेंगे कि हमें इनको छोड़ेंगे तभी जब हमें पैसा दोगे, या फिर पैसा नहीं तो जितने भी पाकिस्तान के खतरनाक आतंकवादी गिरफ्तार हैं सालों साल से, उनको छुड़वाने का तैयारी कर रहे थे। अब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या मिनिस्टर को अटैक कर लेते तो ये दिक्कत हो जाती है, इसलिए ये लोग मालाबार हिल पे टारगेट करने के लिए जाते हैं। अब उसी कार से ये लोग मालाबार हिल की तरफ निकलते हैं, जिसमें अरुण जादव जिंदा बैठे होते, पर इन लोगों को पता नहीं होता। अब यहां से क्या होता है कि ये रेल टर्मिनस से ये लोग सबसे पहले कामा हॉस्पिटल पे जाते हैं, जो कि 500 मीटर की दूर था। यहां से फिर ये मालाबार हिल की तरफ जाते हैं। पर वहां पे क्या होता है कि जब ये कार से जा रहे होते तो एक स्कोडा जो कार थी, वो ये लोग जा रहे होते और एक आगे से स्कोडा कार आ रही होती है। अब ये लोगों की जो पुलिस की गाड़ी ये लोग जिसमें चल रहे थे, मारने के बाद पुलिसों को निकालने के बाद, जिसमें अरुण जादव जिंदा थे, फिर क्या होता है कि जो स्कोडा कार आ रही थी उसको फैमिली उसमें बैठी होती है, उन लोगों को क्या करते हैं, बंदूक दिखा के उन लोगों को निकालते हैं और फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं, ये लोग बैठ जाते हैं और ये मालाबार हिल की तरफ जाना शुरू करते हैं। अरुण जादव उस कार में जिंदा थे। पुलिस वाले कार को जब ये लोग छोड़ते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद तुरंत कॉल करते हैं उनको, पुलिस को बताते हैं कि वो जो आतंकवादी CST पे और अटैक किए थे और जो मारे हैं बड़े बड़े ऑफिसर को पुलिस की गाड़ी में, वो लोग क्या गए, किधर गए हैं, वो मालाबार की तरफ गए हैं, इस रोड से गए हैं।
अब जब रोड पता चल जाता है तो क्या करते हैं, तुरंत झटाझट मुंबई पुलिस क्या करती है, नाकाबंदी लगा देती है। और नाकाबंदी लगाने के बाद क्या होता है कि ये आतंकवादी दो इस कार में बैठे होते हैं। ये बैरिकेड जब लग जाता है तो ये लोग रुक जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। और जैसे ही ये लोग रुकते हैं, पुलिस कोशिश करती है कि ये लोग को जिंदा पकड़ा जाए और प्लान को समझा जाए कि कौन किया है। पर होता क्या है कि ये लोग सरेंडर करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इन लोगों का मानना ही नहीं था कि सरेंडर हम करेंगे। ब्रेन वॉश्ड थे बहुत पूरी तरह से। क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है, सोचती है कि सरेंडर कराएंगे इसलिए गोली नहीं चलाती। पर ये लोग मानने को नहीं तैयार थे, गाड़ी इधर उधर घुमा के भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस धाड़ 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 गोली चला देती है बहुत सारा। अब ये गाड़ी शांत हो जाती है, रुक जाती है। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये लोग मर गए हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अब डर तो लग रहा था कि नहीं मरे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा इंतजार करें। पर एक जो तुकाराम ओमले, ये रिटायर्ड वो थे, आर्मी में थे, तो ये एएसआई थे। ये सबसे पहले आते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, कसाब की तरफ बढ़ते हैं, गेट खोलते हैं। कसाब जिंदा था, उससे क्या करते हैं, गन छीनने की कोशिश करते हैं। और कसाब गुस्सा के एकदम तेज से 23 गोली क्या करता है, इनके ऊपर चला देता है और ये तुरंत मारे जाते हैं। पर इतनी तेजी से उसका गन पकड़े थे कि कसाब पकड़ा जाता है। और दूसरा जो इस्माइल खान जो बैठा था, वो वहीं मारा जाता है, पर कसाब पकड़ा जाता है। इसको क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद इससे पूछताछ करते हैं और पता चलने लगता है कि अरे ये तो पाकिस्तान की तरफ से हमला तगड़ा किया गया, अटैक किया गया बहुत तगड़ा प्लानिंग के साथ। तब कसाब सब बताना शुरू करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब जो है यहाँ पे ये पेयर ये कसाब का और इस्माइल का पेयर जो है वहां पे सीएसटी पे अटैक करता है, पूरी तरह से घिनौना अटैक। फिर इसका जावेद और हाफिज असद, इनका जो बदवार से ये डायरेक्ट लियोपोल्ड वाले ये दो आदमी नहीं है जो ताज गए हैं, ये जो बदवार पार्क से वहां पे ताज होटल पे डायरेक्ट जाने वाले हैं टैक्सी पकड़ के। वो क्या करते हैं, 9:38 पे लगभग पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद ये तुरंत घुसते हैं होटल में और अंधाधुंध सभी की तरह उन जैसे बाकी दो करते हैं वैसा ही अंधाधुंध लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और कुछ मिनटों के अंदर 20 लोगों की ये लोग जान ले लेते हैं। 20 लोगों को बेकसूरों की जान ले लेते हैं, बच्चों को भी मारते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि 20 लोगों की जान लेने के बाद क्या होता है कि 9:38 पे ये लोग जान लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे ये सब चल रहा होता है। फिर उसके बाद इनके जो लियोपोल्ड कैफे पे अटैक करके आए थे नाजिर अहमद और शोएब, वो 10 बजे लगभग ताज होटल पे पहुंच जाते हैं। अब ये चारों मिलकर लोगों को मारना शुरू करते हैं, आग लगाना शुरू करते हैं, बम फेंकने लगते हैं, हैंड ग्रेनेड। और मतलब पूरी तरह से बस इन लोगों का, इतनी इन लोगों के अंदर हैवानियत थी कि ये लोग खोज रहे थे इंसान मिले उसको मार दे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम उसको मारे बस। तो ये लोग खोज रहे होते हैं। फिर सीढ़ियों के रास्ते से ये लोग 6th फ्लोर पे जाते हैं। अब यहाँ 6th फ्लोर पे ये लोग मारते नहीं है लोगों को, क्योंकि 6th फ्लोर पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग थे और भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े मिनिस्टर थे। तो क्या करते हैं ये लोग वहां पे बंदी बनाना शुरू करते हैं और कॉल वॉल करके बोलते हैं कि हम इनको बना लिए हैं, अब हमको क्या करो, पैसा या फिर वो अपने आतंकवादी जो पहले से भारत सरकार पकड़ के जेल में बंद की थी उनको छुड़ाने की कोशिश करने के लिए कॉल वॉल करते हैं। अब यहीं पे एक और काम करते हैं ये लोग, क्या करते हैं कि मीडिया जितनी भी थी, मीडिया जो थे उनको, सारे मीडिया चैनल को क्या करते हैं ये लोग, ईमेल करते हैं, झूठा ईमेल कि ये अटैक जो हुआ है वो इंडिया से ही किसी ग्रुप ने अटैक किया है, हैदराबाद डेकन करके कोई, हम ये पाकिस्तानी नहीं है, मिसलीड करते हैं और ईमेल कर देते हैं, जिससे मीडिया भी आ जाती है। और मीडिया आ जाती है तो यहाँ मीडिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर देती है। वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे मीडिया कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, इसको और बढ़ा देती है, इस जो अटैक को 60 घंटे का बना देती है। मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, अभी इसको बताएंगे। सबसे पहले देखो, अब ये लोग चारों आतंकवादी थे, ये चारों 6th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। 6th फ्लोर पे पहुंचने के बाद ये लोग क्या करते हैं, आग लगाना शुरू कर देते हैं पर्दे उर्दे में, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, लोगों को मारना उड़ना शुरू कर देते हैं। और लगभग चारों मिलके 31 लोगों बेकसूरों की जान ले लेते हैं और 28 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। अब जब ये लोग अटैक करते हैं तो कुछ सारे लोग क्या करते हैं, सीढ़ी से निकलने की भी कोशिश करते हैं, झट कि अटैक हो गया तो निकलने की भी कोशिश करते हैं। देखो ये रियल फुटेज है, इसमें रियल इमेज है, इसमें लोग निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, कोई पर्दा पकड़ के निकल जा रहा है, कोई सीढ़ी से निकल रहा है, ऐसे निकलने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि अब जो ये 3 ग्रुप अपने अपने जगह अटैक कर चुके हैं, चौथा ग्रुप अटैक करता है ओबरॉय होटल पे, जो पानी के रास्ते से, यहाँ ये लोग उतरते पानी के रास्ते से बोट पे पहुंच जाते हैं। लगभग 10 बजे के आसपास ये लोग क्या करते हैं, ओबरॉय होटल पे पहुंच जाते हैं।
ओबराय होटल पे पहुंचती है ग्रुप, जो पेयर पहुंचता है फहादुल्लाह और अब्दुल रहमान, ये लोग पहुंचते हैं ओबराय होटल में। ओबराय होटल में पहुंचने के बाद अब सबको खबर हो चुकी, भाई अटैक हो चुका है मुंबई पे, कसाब पकड़ा चुका है। अटैक, सर कसाब नहीं पकड़ा, कसाब 3 बजे सुबह पकड़ाता है, वो हम पहले ही डिस्कस कर दिए। अटैक हो चुका है मुंबई पे। ओबराय में क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं, मारते हैं लोगों को, जितने भी लोग पकड़ाते हैं। फिर ये लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में थोड़ा गोली वोली की आवाज से लोग पहचान समझ जाते हैं, और थोड़ा इतना एग्जिट का अच्छा खासा प्रबंध था तो सब सटासट निकल जाते हैं। ये लोग मार नहीं पाते, ये लोग गुस्सा आ जाते हैं तुरंत कि उतने लोगों को ये लोग नहीं मार पाए। फिर ये लोग क्या करते हैं, 2 बंदों को पकड़ लेते हैं, प्रदीप और जॉर्डन, 2 बंदे थे जिनको, 2 स्टाफ थे, उनको पकड़ लेते हैं। उनसे ही क्या करते हैं, जबरी करते हैं कि आग लगाओ पूरे होटल में, पर्दे उर्दे में आग लगाओ। जॉर्डन नहीं लगा पाता तो उसको क्या करते हैं, तुरंत गुस्सा के गोली मार देते हैं। और प्रदीप जो है वो दिमाग लगाता है और लिफ्ट में घुस जाता है और ये लोगों को बाहर छोड़ देता है, और वो बाहर चला जाता है, मतलब ऊपर चला जाता है, ये लोगों से अलग हो जाता है, बच जाता है। अब क्या होता है, प्रदीप से ये लोग ये भी पूछ रहे थे कि वीआईपीज का एरिया बताओ, मतलब पहले ये लोग मारने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद ये लोग बंदी बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई वीआईपी मिले और बंदी बनाए, और जितने भी क्रिमिनल्स, इनके आतंकवादी जो है पहले से ही भारत सरकार जिनको गिरफ्तार करी है, जेल में रखी है, उनको क्या करे, छुड़ाया जाए। तो ये प्रोग्राम भी ये लोग शुरू कर देते हैं। पर ये क्या होता है कि इन लोगों का प्लान सफल नहीं होता। ये बहुत ओबराय में किसी को, बड़े लोगों को नहीं कर लेते, लगभग 11 या 20 के करीब लोग यहाँ भी मारे जाते हैं और 24 लोग घायल हो जाते हैं बुरी तरह से। अब पांचवा जो पेयर था वो पहुंचता है नरीमन हाउस। अब देखो नरीमन हाउस को क्यों टारगेट किया था ये समझो पहले। अब देखो ये लोगों का क्या है कि पाकिस्तान लोगों का इजराइल से भी बहुत ज्यादा, यहूदियों से बहुत ज्यादा इनका प्रॉब्लम है, मतलब ये लोग नफरत करते हैं उनसे। तो ये लोग नरीमन हाउस पे 10:25 पे पहुंच जाते हैं, 2 आतंकवादी, इमरान बाबर और नासिर। अब ये लोग क्या करते हैं, इसके बारे में बताया तो नरीमन हाउस जो है 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जिसमें ये 2 साल पहले इसका नाम नरीमन हाउस था, पर ये ज्यूस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको खरीद लिया जाता है और इसका नाम चाबाद हाउस रख दिया जाता है। फिर उसका इसमें क्या कहते थे, इजरायली रहते थे, यहूदी लोग रहते थे, अपना प्रेयर वेयर करते थे, अपना मतलब ये लोगों का ये समझ लो घर जैसा रेजिडेंस का था। और यहाँ एक इजरायली प्रीस्ट भी रहते थे, एक फैमिली भी रहती थी इजरायली प्रीस्ट की। क्या था कि ये लोग थे ग्रेवियल और रिविका, इनका 2 साल का बच्चा मौसे भी रहता था। और ये लोग क्या थे कि ये एक फैमिली थी जो रहती थी। अब क्या होता है, ये आतंकवादी करते क्या है कि ये इमरान बाबर और नासिर 10:30 बजे के आसपास ये यहाँ पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद 2 बॉम्ब फिट करते हैं, एक पार्क में फिट कर देते हैं, नरीमन हाउस के पार्क में फिट करते हैं, और एक पेट्रोल पंप के पास फिट कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं और बंदी बना लेते हैं, ये लोगों को बंदी बना लेते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग जैसे हर जगह ओबराय में बंदी बना के कॉल वॉल कर रहे थे, यहाँ भी कॉल करना शुरू करते हैं कि कोई करे, इजरायली एम्बेसी पे भी सब हर जगह कॉल करते हैं कि कैसे ना कैसे क्या करके हम यहाँ पे ये भारत सरकार को मनाए कि हाँ भाई हम छोड़ रहे हैं, मेरे आतंकवादी को छोड़ो, इनको छोड़ेंगे, आतंकवादी को छोड़ो मेरे। पर हो नहीं पाता, अच्छे से कनेक्ट कुछ हो नहीं पाता। ये लोगों को क्या करते हैं, ये लोग गुस्सा के मार देते हैं, और पुलिस भी इन लोगों को घेरा बना के पूरी रात पुलिस और इन लोगों के बीच फायरिंग चलती है। पर क्या होते हैं, ये लोग मार देते हैं। अब एक इनकी जो सर्वेंट तो नहीं, इनके बच्चे को देखने वाली थी, वो क्या करती, वो इनके 2 साल के बच्चे मूसे को दिमाग लगा के वो बाहर लेते आती है। पर ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे ये मारे जाते हैं, और साथ ही साथ 9 लोग मारे जाते हैं नरीमन हाउस में इन आतंकवादियों के द्वारा। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि अब हर एक जगह अटैक हो चुका है, ठीक है। अब अटैक हर एक जगह हो चुका है, अजमल कसाब जो है वो पकड़ा जा चुका है, इस्माइल खान जो है वो मारा जा चुका है, और ये जो चारों हैं ये ताज होटल में अटैक करके लोगों को बंदी बनाए हैं। इमरान बाबर और नासिर जो है नरीमन हाउस में है, और फहादुल्लाह और अब्दुल जो है वो ओबरॉय होटल में है। ये लोग अपने अपने टारगेट पे हैं। अब क्या करता है यहाँ पे, अब इंडिया जवाब देता है। ये लोगों को लग रहा था कि कोई इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा है, ये अटैक करे जा रहे हैं। क्या करता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये लोगों को जवाब कैसे देता है, तुरंत दिल्ली से बुलाया जाता है 120 एनएसजी कमांडो को। अब ये लोगों के अंदर डर कितना था एनएसजी का, ये इनका लीडर भी बता रहा था कि एनएसजी आएगी तो संभल के रहना। तो ये लोगों के अंदर डर था। वो कॉल रिकॉर्डिंग जब देखोगे तो सुनोगे तो उसमें क्या होगा, ये लोग बोलते रहते हैं एनएसजी आएगी, उसको उतरने मत देना, छत पे कुछ भी करना, पर उससे बच के रहना।
तो एनएसजी के लिए ये लोगों को डर था, पर क्या होता है एनएसजी बुलाई जाती है, थोड़ा लेट होता है पर एनएसजी आ जाती है। अब 120 एनएसजी आई थी दिल्ली से महाराष्ट्र, क्या होता है मुंबई में आ जाती है, और 40-40 एनएसजी करके 3 टारगेट, जहां 4 ताज होटल पे थे, 2 ओबरॉय पे थे और 2 नरीमन पे थे, तो 40-40 करके 3 पेयर में ये जाते हैं एनएसजी और अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब ये लोगों को समझ आता है कि कितनी तगड़ा इंडिया जवाब दे रहा है। एनएसजी सटासट क्या करता है, सबसे पहले नरीमन हाउस में 28 नवंबर 2008 को, उससे पहले ओबरॉय में क्या करता है, 28 नवंबर 2008 को सुबह 7 बजे ये दोनों जितने भी आतंकवादी नौटंकी मचा रहे थे वहां पे लोगों को वो कर रहे थे, तुरंत इन लोगों को मार देता है एनएसजी। एनएसजी मारता है, फिर उसका नरीमन हाउस में क्या करता है, 28 नवंबर 2008 को रात में 8:30 बजे वहां भी दोनों का काम तमाम करता है। फिर उसके बाद ये 40 एनएसजी जो ताज होटल में बैठे थे, वहां 4 थे। अब 4 थे तो समझ नहीं आ रहा था, ये लोग ऐसा छुपे थे और ताज होटल में खाली हो गया था ताज होटल, तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन कितना है। एनएसजी उतनी तरह से पूरी नहीं कर पा रही थी, कर रही थी पर ये लोग प्लानिंग के साथ कर रहे थे, लोगों को बंदी बनाए थे। तो पर फिर भी एनएसजी क्या करती है, 29 नवंबर को 2008 को 9 बजे सुबह के आसपास ये लोग क्या करते हैं, ये चारों का काम तमाम कर देती है एनएसजी, ये लोगों को मार देती है और बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया जाता है ताज होटल से। अब जब एनएसजी आती है तो मीडिया का थोड़ा सा रोल समझ लो। मीडिया क्या करती है, सब चीज बताती है, लाइव ब्रॉडकास्ट करती है कि अरे ये एनएसजी आ गई, यहाँ से हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, ये यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे एनएसजी सूट गन लेके खिड़की पे खड़ा है। अब ये लोग सारा टीवी पे देख रहे होते हैं। अब ये भारत के मीडिया चैनल की बेवकूफता देखो, ये सारा चीज वो लोग देख रहे हैं और इसीलिए इतना टाइम लग गया एनएसजी को। नहीं, एनएसजी और पहले ही क्या करती, ये लोगों का काम तमाम कर चुकी होती, तो पूरा टोटल 60 घंटे लग जाता। पर बेवकूफी हम लोगों के सबसे पहली थी मीडिया की, और दूसरा टाइम लग जाता है एनएसजी को बुलाने में। नहीं तो मुश्किल से लगभग 2 दिन के समय में ये लोग काम तमाम कर देते, ये लोग एनएसजी अगर झट से आ गई होती। तो ये हो गया। अब बात करेंगे हम सबसे पहले कि कौन किया ये अटैक और क्यों किया और क्या मिला उसे इतने मासूमों की जान लेके। तो सबसे पहले ये अटैक की हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी भी इसमें मिली थी और भारत सरकार भी, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी भी मिली थी इसमें। क्या होता है कि ये मिली, इतने तरह से ये प्लान किया गया था कि समझ आ रहा था कि हाँ मिली, पर ये लोग मान नहीं रहे थे। नहीं, अटैक हुआ ही नहीं है, 10 आतंकवादी यहाँ के हैं ही नहीं, है ही नहीं, वो ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे वो लगाया जा रहा है हम लोगों पे ब्लेम। पर क्या होता है, यूएस भी वहां पे इस पे छानबीन करती है और इंडिया तो पूरी तरह से छानबीन करती है। और जो कसाब था वो पूरी तरह से बता रहा है कि हाँ भाई ये हम पाकिस्तानी, हम 10 पाकिस्तानी यहाँ से हैं। मानती नहीं, फिर लगभग 1 साल बाद मानती है कि हाँ भाई ये था, और थोड़ा बहुत दिखाने के लिए करती है। अब क्या करती है वो बाद में बताएंगे। तो लश्कर तैयबा एक आतंकवादी ग्रुप है पाकिस्तान में जो हमेशा अटैक करता रहता है इंडिया पे, ये पूरी तरह से छूट घूमता है। जकीर रहमान लखवी ये पूरी प्लानिंग किया था, और एक हाफिज सईद ये जो है ये लश्कर तैयबा का क्या था, ये बनाया था उसको। अब ये दोनों क्या करते हैं, पूरा प्लान उलान बनाते हैं पाकिस्तान में रह के। अब पाकिस्तान सरकार भी लोगों को सपोर्ट करती, पर मानती नहीं, मानती है थोड़ा बहुत पकड़ती करती है दिखावा करने के लिए, लश्कर तैयबा के कुछ मेंबर्स को पकड़ती करती है, पर इससे कुछ होता नहीं, वो छोड़ देते हैं। फिर अब बात करते हैं कि लश्कर तैयबा के बारे में बताए तो इसको यूएस भी क्या करता है, आतंकवादी ग्रुप मानता है, और ये इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में भी हाफिज सईद है। इसको पाकिस्तान क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब सुनो, अब क्या हुआ कि अब ये क्यों ये लोग अटैक किए थे। अब बोला जाता है कि ये लोग रिवेंज लेना चाहते थे। रिवेंज किस चीज का, तो सबसे पहले क्या होता है, मुंबई में बाबरी मस्जिद जब 6 दिसंबर 1992 को गिराई जाती है, ढांचा गिरता है, डिमोलिशन होता है, तो इसमें क्या होता है कि हर एक जगह भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा शुरू हो जाता है, और महाराष्ट्र में, मुंबई में भी होता है दंगा, और मुंबई में बहुत ज्यादा दंगा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मुस्लिम मारे जाते हैं, हिंदू भी मारे जाते हैं, पर थोड़ा ज्यादा मुस्लिम मारे जाते हैं। तो कुछ मुस्लिम, दाऊद इब्राहिम जो है, वो लोग कहते हैं कि अब इसका हम लोग रिवेंज लेंगे। तो बॉम्बे राइट जो का ये लोग रिवेंज लेते हैं 1993 12 मार्च को
बॉम्ब ब्लास्ट करके 12 बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, और जहां हिंदू ज्यादा थे वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये पहला अटैक होता है, ये बाबरी मस्जिद का जवाब देते हैं, और साथ ही जो मुस्लिम मारे गए थे दंगा में उसका जवाब ये लोग देते हैं। चलो अटैक कर लिए, कोई बात नहीं, ठीक है, अटैक कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि लगातार पहले तो 12 मार्च को अटैक होता है 1993, फिर मुंबई में लगातार ये लोग अटैक कर रहे थे। 2002 को पाकिस्तान बहुत ज्यादा अटैक करा रहा था, फिर दाऊद इब्राहिम भी थोड़ा ये लोगों से मिलके करा रहा था। 2002 में 6 दिसंबर 2002 को ये लोग एक ब्लास्ट कराते हैं और बोलते हैं कि 10 साल बाद, बाबरी मस्जिद के 10 साल बाद अब देखो हम लोग रिवेंज एक और लिए। फिर इसका लगातार 27 जनवरी 2003 को जब अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे हो तो उससे पहले अटैक करते हैं, फिर 28 जुलाई को करते हैं, 25 अगस्त को करते हैं, फिर 11 जुलाई को अटैक लगातार मुंबई पे करते रहते हैं। 2006 11 जुलाई को करते हैं, फिर ये वाला अटैक भी बताया जाता है उससे जोड़ के, पर कि रिवेंज ले रहे थे। पर ये लोगों को क्या था, जितने भी लोग थे, हम लोग आपस में मुस्लिम और हिंदू जो भी लड़ते हैं उससे इन लोगों को क्या मतलब। अब जैसे इसमें जो अटैक ये लोग किए थे 2008 वाला, इसमें बहुत सारे मुस्लिम को भी मारे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू को मारे थे। तो हम लोगों के बीच क्या हो रहा है, इन लोगों से क्या मतलब। तो इसलिए में मुस्लिम भी आते हैं, इनकी जो जितने भी डेड बॉडी थी उसको रिफ्यूज कर देते, वो भी प्रोटेस्ट करते कि ये सब गलत है। 2008 में जो आतंकवाद हुआ, मुस्लिम सब जो है उनका रियल रिवेंज लेने चले थे, पर मुस्लिम कहते हैं कि ये फालतू चीजों पे हम लोग नहीं है, हम लोग अपना मिलजुल के रहेंगे, हम लोगों से इन लोग से क्या मतलब। तो वो पूरी तरह से इन लोगों को जवाब देते हैं। अब क्या होता है कि इंडिया की गलतियां 26 से 11 में कुछ बहुत सारी थी। अब देखो, सबसे पहले कि यूएस एजेंसी जो है, मतलब अमेरिका जो है, इंडिया को वार्न करता है कि पानी के रास्ते से इंडिया पे अटैक होने वाला है, ताज होटल पे होने वाला है। ये अटैक की जानकारी अमेरिका देता है, पर इसको सीरियस नहीं लिया जाता, जिसके वजह से इन्वेस्टिगेशन वैसा नहीं की जाती। स्टार्टिंग में अगर इन्वेस्टिगेशन की होती तुरंत पकड़े जाते ये लोग, पर नहीं की जाती। अब कोस्टल सिक्योरिटी वीक थी, तो क्या था, 1992 में जो आरडीएक्स था वो पाकिस्तान से ही आया था, पाकिस्तान मिला था। तो आरडीएक्स पाकिस्तान की तरफ से ही आया था, दाऊद के साथ मिलके आया था। पर क्या होता है कि उसके बाद 2006 तक हेलीकॉप्टर से पूरी निगरानी रखी जाती है मुंबई के पास। 2006 में उसको बंद कर देते हैं। अगर ये निगरानी 2008 तक रखी जाती तो कभी भी वहां से बोट से वो लोग आ ही ना पाते, तुरंत पकड़े जाते, वहीं मारे जाते। लेकिन ये निगरानी हटा दी जाती है 2006 में। और एनएसजी कमांडो को जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट बुलाती है दिल्ली से, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उनको आने में। इससे भी ये लोग बहुत ज्यादा लोगों को मार और लेते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को मार देते, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा देते हैं इंडिया को। और थोड़ा बहुत जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन दोनों के बीच थोड़ा अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते वो लोग अच्छी तरह से। उनकी बात वो कुछ करते हैं, वो कुछ करते हैं, तो इसलिए थोड़ा ये भी पॉलिटिकल इशू की वजह से भी थोड़ा लेट हो जाता है, लोगों की जान जाती है। अब लाइव मीडिया कवरेज जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये लोग पूरा चीज लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। वो लोग टीवी ताज होटल में चला के देख रहे हैं कि अरे यार ये तो क्या बेवकूफी, वो लोग भी हंसते हैं ये बेवकूफी पे हम लोगों के। पर इसके वजह से फिर भी एनएसजी अपना काम करती है और ये लोगों को बुरी तरह से मार के ये तो दिखा देती है कि नहीं, इतने आसानी से कोई इंडिया पे अटैक नहीं कर सकता। पर फिर भी हम लोगों की बहुत सारी गलतियां होती है, जिसकी वजह से 26 से 11 अटैक होता है और ज्यादा टाइम तक होता है ये भी। अब सबसे बड़ी बात, एक और बात कर ले थोड़ा सा, कसाब के साथ क्या हुआ। क्योंकि 10 आतंकवादी आए थे, 9 को हमने लाल टिक लगा दिया क्योंकि हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने लाल टिक लगाई, ये मारे गए। और अजमल कसाब जो है वो क्या होता है, जिंदा पकड़ा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग की होनहारी को आप लोग सुन लीजिए जरा, कि अजमल कसाब पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद इसको पूरी तरह से इसको वकील दिया जाता है केस लड़ने के लिए, क्योंकि ये गलती तो किया नहीं था, गलती तो जो मारे गए वो किए थे। तो इसलिए इसको बकायदा केस करने, मतलब केस लड़ने के लिए इसको वो दिया जाता है वकील, कि हाँ भाई केस लड़ो, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने गलती नहीं की हो, तुम जीत जाओ केस तो तुम बच भी सकते हो। क्योंकि सब तो अंधे थे, जो मारे गए वो तो ऐसे ही मर रहे थे, वो नाटक कर रहे थे। इसलिए इनको क्या किया जाता है, भाई साहब को वकील भी दिया जाता है कि हाँ भाई आप केस लड़ो, कि हाँ क्या पता आपने गलती नहीं की थी, ऐसे ही लोग इल्जाम लगा रहे हैं। चलिए ठीक है। अब ऐसा अगर हम अमेरिका को हम लोग से सीखना चाहिए कि अगर समझ लो कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका पकड़े, पाकिस्तान अबाटाबाद से पकड़ा और मारता ना, वो लेके आता अमेरिका में, क्या करता, सबसे पहले इन लोगों इनको वकील देता और
कोर्ट लड़ते मतलब वकील देता और ये लड़ते केस की हाँ भाई, कोर्ट में केस चलता कि हाँ गलती किया है कि नहीं ओसामा बिन लादेन। ऐसा भी हो सकता है गलती ना किया हो, अटैक अपने आप हो गया, अपने आप ही कुछ टावर गिर गया हो 9/11 अटैक में। तो इस तरह से हम लोग अजमल कसाब को क्या करते हैं, मौका देते हैं। कोर्ट केस बकायदा चलती है, सरकार चलाती है कि हाँ भाई हो सकता है जितने लोग मरे हैं वो ऐसे ही नाटक किए हो, ऐसे होगा नहीं, गलत हो गया होगा। चलो ठीक है, तो 21 नवंबर 2008 को भाई साहब क्या होते हैं, गलत साबित होते हैं। हाँ भाई इन्होंने गलती की थी, तो 21 नवंबर 2012 को पुणे महाराष्ट्र में इनको फांसी दी जाती है। इतना 4 साल लग जाते हैं तब जाके इनको फांसी दी जाती है। अमेरिका को भी हम लोगों से सीखना चाहिए कि उसामा बिन लादेन के साथ उसको करना क्या चाहिए था। उसने गलती कर दी, उसको तुरंत अबाटाबाद में घुस के मार दिया, जो उसने गलती कर दी उसको हम लोगों से सीखना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सीरियस हो जाए कि 166 लोगों को ये लोग क्या करते हैं, मारते हैं बुरी तरह से। मतलब 166 लोग मारे जाते हैं इस अटैक में, बहुत खतरनाक अटैक था। और 300 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर उसका वो जो ताज होटल था वहां पे बहुत बुरी तरह से ये लोग प्रॉपर्टी खराब कर देते हैं अटैक अटैक करके। मतलब पूरी तरह से मुंबई को ये लोग 3-4 दिन के लिए, और भी आज तक भी वो लोगों के अंदर खौफ है, आज भी वो खत्म नहीं हुआ। इसका जवाब पूरी तरह से भारत सरकार नहीं देती, ये फैक्ट है, पर देना चाहिए था पाकिस्तान को, इसका जवाब देती नहीं है सरकार। तो ठीक है, थैंक यू। आप लोग बताइएगा कि हम लोगों को ओसामा बिन लादेन की तरह अजमल कसाब के साथ करना चाहिए जैसा अमेरिका किया था, या अमेरिका को हम लोगों से सीख के ओसामा बिन लादेन को प्रॉपर केस लड़ाना चाहिए था और उसको फांसी देना चाहिए था, उसको ऐसे पाकिस्तान में घुस के नहीं मारना चाहिए था। ये बताइएगा आप कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।